हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के मंच पे आपका स्वागत है। पहल एकेडमी की जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर गई थी आरएस स्पेसिफिक के लिए, आरएस प्री के लिए, तो उसका आज हम नया वीडियो लेके आए हैं। आज के वीडियो के हम इंडियन पॉलिटी के जो आरएस प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको एक एक करके देखेंगे और ये पीडीएफ है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ फोकस रखिए आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैच लिस्ट एक्स और वाई, दो सूची दे रखी है। एक मिनट, दो सूची दे रखी है, इनको आपस में मैच करना है कि इसका कौन सा आंसर होगा, इसका कौन सा होगा, इसका कौन सा होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और ये बहुत इजी होते हैं। कई बार तो ऐसे होते हैं कि एक का ही मैच कर लिया आपने तो क्वेश्चन सही हो जाता है। जैसे देखो, पहला है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। अब आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो पिछले वीडियो के अंदर संविधान सभा के ऊपर अच्छे से चर्चा की हुई है, डिटेल में हमने इसको संविधान सभा को पढ़ा था। तो इसके उसके अंदर बताया भी था कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे। पहले उपाध्यक्ष थे इसके एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, तो पहले के अंदर फोर्थ, तो देखो ऑप्शन में पहले के अंदर फोर्थ किस में दिया हुआ है, ये सेकंड ऑप्शन में, और बाकी किसी भी ऑप्शन के अंदर ये नहीं दिया हुआ है। तो अपना क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो गया, बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो सही आंसर इसका 2 है। दूसरा देखते हैं, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, तो ये कौन थे, के.एम. मुंशी। तीसरा ऑप्शन, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, तो ये कौन थे, ये थे वी.टी. कृष्णामाचारी। कौन थे, वी.टी. कृष्णामाचारी। चौथा, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, तो यूनियन की कमिटीज हैं उनके मोस्टली 99% उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू। तो ये संविधान सभा की जो कमिटीज है ना, वो भी हमने कुछ पिछले वीडियो के अंदर देखी थी, संविधान सभा का जो देखा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले में फोर्थ, दूसरे के अंदर थर्ड, और तीसरे के अंदर फर्स्ट, और चौथे के अंदर सेकंड ऑप्शन। अब संविधान सभा के बारे में 2-4 चीजें और हम देखें तो ये 1946 के अंदर बनी थी। ठीक है, और एम.एन. रॉय, पिछले वीडियो में भी हमने ये सब बातें पढ़ी थी, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। एम.एन. रॉय ने इसका नाम प्रस्तावित किया था और इसके अंदर जो मेंबर्स हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, हमने डिस्कस भी किया था पिछले वीडियो के अंदर कि इसके संविधान सभा के जो मेंबर्स थे वो पार्शियली इलेक्टेड थे और पार्शियली नॉमिनेटेड थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। और संविधान सभा के लिए जो इलेक्शंस थे, वो इलेक्शंस कहते थे सारे इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। बाकी संविधान सभा से रिलेटेड जो भी फैक्चुअल सवाल है वो पिछले वीडियो के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किए हुए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट सब्जेक्टेड टू, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि आर्टिकल 25 मतलब फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स में भी किसके बात कर रहा है, आर्टिकल 25 यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से लेके 29 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। लेकिन उसके अंदर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो रिस्ट्रिक्शंस इसके अंदर पूछे कि इन चारों में से कौन सी नहीं है। तो ऑप्शंस देखते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर, सदाचार यानी मोरालिटी, हेल्थ स्वास्थ्य, ह्यूमनिज्म मानववाद। तो हम पढ़ते हैं कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, ये तीनों तो रिस्ट्रिक्टेड हैं, कहां पे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लेकिन जो मानववाद है, ह्यूमनिज्म है, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ यानी कि मानववाद। अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में 2-4 बातें देखें तो ये संविधान के पार्ट 3 के अंदर उल्लेखित है। ठीक है, ये यूएसए से लिया हुआ है। कहां से लिया हुआ है, यूएसए से। इसके अंदर आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स देखे थे वो 7 थे, लेकिन अभी कितने हैं, 6। तो अभी 6 है तो 6 कैसे हो गए, राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी,
ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी है उसको 44वें संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, इससे फंडामेंटल राइट से हटा के इसको आर्टिकल 300 ए के तहत लगा दिया। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी है वो हटा दिया। कौन से संविधान संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन से। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, एग्जाम में कौन से पार्ट के अंदर ये भी पूछ सकते हैं, कहां से लिया गया ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से देखना कि कौन से मल्टीपल ऑप्शंस सही है। तो आर्टिकल 356 को देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है? इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी जो प्रोविजंस है उसके अंदर आर्टिकल 356 आता है। इमरजेंसी प्रोविजंस संविधान के पार्ट 18 के अंदर, ठीक है, संविधान के भाग 18 के अंदर उल्लेखित है। इसमें 3 है, 352, 356 और 360। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये 3 इमरजेंसी भाग 18 के अंदर लिखित है। ठीक है, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि संविधान में क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल, लेकिन संविधान में क्या लिखा हुआ है टर्म? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ठीक है, इसके बेसिस क्या है लगाने के? आर्टिकल 355 और 365, 355 और 365। इसके तहत 2 बातें हैं कि एक तो अगर किसी राज्य के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि सेंटर अगर कोई डायरेक्टिव दे स्टेट्स को और वो स्टेट्स फॉलो ना करें, तो 2 कंडीशन हो गई। उस कंडीशन के अंदर गवर्नर है वो प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल है वो लगा दिया जाए। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। दूसरा, इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन है वो सही है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? 4th, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है वो रिव्यू कर सकता है प्रेसिडेंट रूल को। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व हो सकती है। दोनों हाउसेस से 2 महीने के अंदर इस प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करना। ठीक है, 2 माह के अंदर, और ईच हाउस से, दोनों हाउसेस। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखनी है, सारी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपके दिमाग में कौन कौन से पॉइंट तुरंत आ जाने चाहिए? वो क्या है कि आर्टिकल 368 है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 368। भाग कौन सा है? पार्ट 20वां भाग है। ठीक है, कौन सा पार्ट है? 20वां। कहां से लिया गया है? तो ये साउथ अफ्रीका से। कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 टाइप से संविधान को संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत। 2 आर्टिकल कौन से हैं? एक तो 2 प्रोविजन कौन कौन से? एक तो स्पेशल मेजोरिटी से, एक तो स्पेशल मेजोरिटी से। दूसरा पार्लियामेंट की, तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स हैं, हाफ ऑफ स्टेट्स हैं उनकी सिंपल मेजोरिटी, उनकी सिंपल मेजोरिटी। तो 2 तरीके से संविधान का संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत। पहला कौन सा है?
स्पेशल मेजोरिटी से, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स की सिंपल मेजोरिटी, मतलब पार्लियामेंट के अंदर तो स्पेशल और स्टेट्स जो रेटिफाई करेंगे हाफ उनकी सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना। अब क्वेश्चन को देखते हैं। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है, अभी अभी देखा हमने, 2 विधियों का उल्लेख है तो सही है। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसको दोनों सदनों के अंदर, लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा के अंदर भी, किसी भी सदन के अंदर इसका जो प्रोसेस है वो प्रारंभ किया जा सकता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा गलत हो गया तो ये गलत, ये गलत। ठीक है, तीसरा देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर चल रहा है, उसके अंदर अगर दोनों कोई बिल है उनके अंदर सदन के दोनों सदनों के अंदर अगर विवाद उत्पन्न होता है तो ज्वाइंट सिटिंग की जा सकती है, इसका ये मतलब है। लेकिन ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को दोनों हाउसेज को, बोथ हाउसेज, दोनों हाउसेज को अलग अलग पास करना होगा। ठीक है, लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों को सेपरेटली उस विधेयक को पास करना होगा, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा और तीसरा गलत, दूसरा और तीसरा गलत, तो सही ऑप्शन क्या होगा? दूसरा, यानी कि केवल 1 और 4 अपने सही है। आर्टिकल 302 विधियां उल्लेख है, और चौथा क्या है? राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, मतलब वीटो पावर है वो यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारी बातें दिमाग में रखनी। आर्टिकल 368 आते ही तुरंत ये सारी बातें आपके जहन में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्द से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? ठीक है, तो यहां पे भी गौर करना है कि शक्ति नहीं है, शब्द से है, लिटरली नॉट ए पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये आपको मैं 2-4 चीजें बता दूं कि राष्ट्रपति है वो यूनियन के अंदर पार्ट जो 5 है उसके अंदर उल्लेखित है, पार्ट 5 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल इसके कौन से होंगे? 52 से लेके 62 तक, 52 से 62 है, उनके अंदर राष्ट्रपति का उल्लेख है। और ठीक है, राष्ट्रपति का उल्लेख है। और ये जो पार्लियामेंट है उसके 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में कौन सी शक्ति नहीं है शब्द से, लिटरली। तो पहला ऑप्शन है अध्यादेशों का प्रख्यापन, प्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, तो ये तो है। दूसरा, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 123, ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123। दूसरा है उच्चतम न्यायालय में परामर्श करना, टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी है। ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 143। ठीक है, ये भी शक्ति है, ये भी शक्ति है, आर्टिकल 123, आर्टिकल 143। सदन, संसद के सदनों को संदेश भेजना, तो ये लिटरल इसकी शक्ति नहीं है। ठीक है, चौथा कौन सा? क्षमादान करना, आर्टिकल 72 के तहत, पार्डन, टू ग्रांट पार्डन, तो ये भी इसकी शक्ति है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड। यहां जरूर गौर करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है? नहीं है, यहां पे गलत होने के चांसेस रहते हैं, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है वाद और उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युगम को, मतलब रॉन्ग या फिर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पेयर कौन सा है इसमें से वो देखना है। ठीक है, देखते हैं। पहला, इंदिरा साहनीवाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत, तो ये सही है, सबको पता है कि इंदिरा साहनीवाद है वो रिजर्वेशन से रिलेटेड है, ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का। ठीक है, दूसरा विशाखावाद, अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, यस, विशाखा राजस्थान से रिलेटेड है विशाखावाद, विशाखा, इसके बाद विशाखा गाइडलाइंस भी आई थी, प्रोटेक्शन ऑफ वर्किंग वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट हर वर्क प्लेस। ठीक है, मेनका गांधीवाद, आर्टिकल 14, 19 और 21 परस्पर एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, तो ये भी सही है कि मेनका गांधी केस के अंदर यही बात हुई थी। चौथा, बेला बनर्जीवाद, बेला बनर्जी विदेश यात्रा पर अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, नहीं, बेला बनर्जी विवाद है वो वेस्ट बंगाल के अंदर आर्टिकल 31(2) से रिलेटेड है, 31(2) यानी कि लैंड कंपनसेशन से।
किससे रिलेटेड है? लैंड कंपनसेशन से। आर्टिकल 31(2) बेला बनर्जी वाद। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? इनकरेक्ट कौन सा है? तो ऊपर वाले तीनों सही है, चौथा गलत है। ठीक है, तो आपने देखा कि वाद के क्वेश्चंस हैं वो भी जनरली आरपीएससी पूछती है, तो वाद के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको ध्यान में होने चाहिए। स्पेसिफिकली जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंदर कौन कौन से वाद हुए, उनका क्या क्या डिसीजन है, डीपीएसपी है। ठीक है, इन दोनों के अंदर रिलेशन को रिगार्डिंग कौन कौन से वाद हैं। ठीक है, तो ये सारे वाद हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, इनके ईयर हैं वो भी ध्यान में रखने हैं, और इनका मेन वाद क्या है वो भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और उसका कारण। ठीक है, कथन क्या है? भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। तो असर्शन तो सही है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। आर्टिकल 54 और 55। 54 में लिखा हुआ है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, और 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन। तो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली कैसे होता है कि लोकसभा के, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, साथ में ही जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और यूनियन टेरिटरी के अंदर जहां पे विधानसभा है उसके इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स, ये सब मिला के एक इलेक्टोरल कोलाज बनाते हैं जो राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गए। ठीक है, दूसरा क्या है कथन, कारण क्या है इसका? भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया हैज बीन कंबाइंड विथ रिपब्लिकनिज्म। ठीक है, ये कारण है, तो कारण भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि कथन भी सही है और कारण भी सही है, और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। कैसे? रिपब्लिकनिज्म होता है, रिपब्लिक सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या होता है? जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट है वो वंशानुगत नहीं होता, मतलब हेरिडिटरी नहीं होता। ठीक है, वो इलेक्टेड होता है। तो अपने इंडिया के अंदर क्या है? इलेक्टेड है। ठीक है, तो ये रिपब्लिकन सिस्टम के अंदर है। दूसरा पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय, तो इसके अंदर भी हमने देखा कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, संसदीय सिस्टम में एक नॉमिनल हेड होता है और एक रियल हेड होता है। नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है और रियल हेड पीएम है। संसदीय प्रणाली के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और जो इंडिविजुअल मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी कि इन दोनों का मिक्सचर, पार्लियामेंट्री सिस्टम और रिपब्लिकन सिस्टम। ठीक है, और इनडायरेक्ट इलेक्शंस, तो ये दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर फॉर अडॉप्शन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेज ऑफ द स्टेट इज गिवन। तो मैं बता दूं, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है वो संविधान के पार्ट 17 के अंदर उल्लेख है। और आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल 343 से 351 तक, 343 से 351 तक का आर्टिकल है और भाग 17 के अंदर उल्लेख है। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो क्या होगी? हिंदी होगी विथ देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, क्या होगी? हिंदी विथ देवनागरी स्क्रिप्ट। तो इसके अंदर क्या पूछा है? प्रोसीजर क्या है अडॉप्शन का? तो प्रोसीजर के लिए सही आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 346। कौन सा है? आर्टिकल 346। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग, मैच करना लिस्ट ए को लिस्ट बी से। ठीक है, तो देखते हैं आर्टिकल 215। हाँ, आर्टिकल 215 किससे रिलेटेड है? किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में अंतःकरण, ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर से रिलेटेड है। तो इसके नहीं ये नहीं है, एक मिनट, सॉरी। हाँ, पहला आर्टिकल 215। हाँ, आर्टिकल 215 किससे रिलेटेड है? तो दूसरी साइड ऑप्शन क्या है? एक तो यह है कि ट्रांसफर। ठीक है, दूसरा क्या है? सभी न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति। दूसरा है कुछ रिट निकालने की
उच्च न्यायालय की शक्तियां, चौथा है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होता है, मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो आर्टिकल 215 है वो किससे है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर है आर्टिकल 222। आर्टिकल 222 किससे रिलेटेड है? ये है ट्रांसफर से, ट्रांसफर से रिलेटेड है। आर्टिकल 226 हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 32 और 226 ये किससे रिलेटेड है? रिट, रिट लगाने से, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इश्यू सर्टेन रिट्स। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट इश्यू करता है, और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट का है, ठीक है, रिट इश्यू करने के लिए। आर्टिकल 227 कौन सा है? सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, यानी पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए के अंदर 4, बी के अंदर, सॉरी बी के अंदर 1 और सी के अंदर 3 रिट वाला, और डी के अंदर सेकंड। तो 4 1 3 2, 4 1 4 1 4 1 3 2, तो ए ऑप्शन सही होगा इसके अंदर। तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, आर्टिकल देके डायरेक्ट उनको मैच कर पाएंगे। तो ठीक है, तो आपको संविधान के आर्टिकल्स हैं वो भी एकदम कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए एकदम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति, वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी, इस शब्द को स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई थी? ठीक है, कौन से संविधान संशोधन से प्रेसिडेंट की पावर है टू वीटो ए बिल फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन अवे? ठीक है, कौन से ली गई थी? तो अपने ऑप्शन है 23rd, 24th, 42nd और 44th। तो इसमें सही ऑप्शन है 24th, 24वें संविधान संशोधन से, ठीक है। अब 42nd इसके अंदर दिया हुआ है 42वां संविधान संशोधन। अब आपको पता होना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर दो बातें आपको याद रहनी चाहिए। पहला कि प्रियम्बल के अंदर 3 चीजें इसमें जोड़ी गई थी, SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, किससे? 42वें संविधान संशोधन से। दूसरा पार्ट 4A जिसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आर्टिकल 51A, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे, वो भी 42वें संविधान संशोधन से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो जोड़ी गई, और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। तो आपको ऐसे तैयारी करनी है, मतलब इसके अंदर अगर और भी, जैसे आप 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको पढ़ना, 23rd इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इससे आपकी तैयारी है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से होगी, ठीक है। अब जैसे 42 मैंने बताया, तो 44 आपका होमवर्क ही, आप घर पे जाके इसको देखना, 23rd को देखना, ठीक है, और 42वें के अंदर भी और क्या क्या प्रोविजन है वो भी आप देखना, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आ गया ना फंडामेंटल ड्यूटी, हाँ फंडामेंटल ड्यूटी का क्वेश्चन आ गया ना, अभी हमने देखा था। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसके अक्षुण्ण रखने की मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो ABCDEF, ऐसे 11 फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें से कौन से नंबर पर इस फंडामेंटल ड्यूटी को रखा गया है? तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसका सही आंसर तो 3 है, कि तीसरे नंबर पे, C वाले पे ये फंडामेंटल ड्यूटी है। और अभी हमने देखा कि पार्ट 4A के अंदर, 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है, 1976 42 संविधान संशोधन से, और स्वर्ण सिंह कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है वो जोड़ी गई, और जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से, जो एजुकेशन वाली है वो, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटी ली कहां से की है? तो USSR यानी कि रशिया। तो ये क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी आते ही ये जो 5-6 चीजें हैं ये आपके दिमाग में एकदम छपी रहनी चाहिए कि हाँ ये है। उसके बाद दूसरा कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि A है उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, B है उसके अंदर क्या क्या है, C के अंदर क्या क्या है, कि C का क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? पंचायत से रिलेटेड कौन सा पार्ट है? ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, भाग 9,
ठीक है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ठीक है। नई अनुसूची कौन सी जोड़ी गई है? 11th शेड्यूल। ठीक है। और इसके अंदर कितने सब्जेक्ट जोड़े गए? 29 सब्जेक्ट्स। ठीक है। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि म्युनिसिपैलिटीज है, उसके लिए कौन सा है? ये 73वां था, 74वां 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। उसके अंदर कितने हैं? ये 12वीं सूची 12th शेड्यूल। और उसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं? 18 सब्जेक्ट्स हैं। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में ही भाग 8 है, वो किससे रिलेटेड? यूनियन टेरिटरीज से। ठीक है। भाग 9 के अंदर म्युनिसिपैलिटी आ गई, 9A के अंदर म्युनिसिपैलिटी और 9 के अंदर पंचायती राज। और 9B के अंदर क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो आपको संविधान के पार्ट्स भी याद होने चाहिए, अनुसूची है वो भी ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है। पार्ट और अनुसूची और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 द्वारा राज्य नीति के सभी निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। पहला कथन। ठीक है। दूसरा कथन क्या है? मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39 ख और ग में उल्लिखित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। हमको इसमें से सही कौन सा वो चूज करना है। तो केवल ए सही है, बी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसके अंदर ध्यान से पढ़ो। मैंने पहले ही बताया था कि फंडामेंटल राइट्स हैं वर्सेस डीपीएसपी, इससे रिलेटेड जितने भी वाद हैं वो आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए। और उनसे रिलेटेड जो फंडामेंटल ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि किसके अंदर किसको प्राथमिकता दी गई है, किसको कम प्राथमिकता दी गई। तो पहला ऑप्शन को देखिए, पहले ऑप्शन में यही गलत है कि ये 44वें संविधान संशोधन से ही, ये 42वें संविधान संशोधन के अंदर ये बात लिखी गई है। ये जो पूरी बात है 42वें के अंदर लिखी गई है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। क्या? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है। फिर उसके बाद क्या व्यवस्था की गई कि सभी नहीं होनी चाहिए, कि जितने भी डीपीएसपी हैं, इसके अंदर तो लिखा हुआ था कि सभी डीपीएसपी, लेकिन अभी क्या कंडीशन है कि केवल अनुच्छेद 39 बी और सी, आर्टिकल 39 बी एंड सी, इन दोनों को इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 14 है और 19 है, उनसे ज्यादा प्राथमिकता इनको दी जाएगी। ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। फिर से देखो क्वेश्चन 42वें और 44वें संविधान संशोधन से पूछा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मिनर्वा विल्स केस के बारे में पूछा हुआ है, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स। तो आप थीम को पकड़िए और उन थीम के अराउंड सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको सबको प्रिपेयर कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सूची को सम्मिलित करना है। ठीक है। हम देखते हैं राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 39(1)(c), इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन है? ठीक है। तो अगेन संविधान संशोधन से क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो इसके लिए कौन सा है? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012। ठीक है। तो पहले के अंदर थर्ड, तो इसमें देखते हैं पहले में थर्ड कौन सा है, इसमें है और इसमें है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटेक्ट SC/ST रिजर्वेशन इन फिलिंग बैकलॉग्स ऑफ वैकेंसीज, इसके लिए कौन सा है? कौन सा एक बैकलॉग, रिक्तियों में बैकलॉग को करना है, तो इसके लिए 81वां संविधान संशोधन 81st। तो बी के अंदर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, बी के अंदर फर्स्ट। ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, न्यायिक नियुक्ति आयोग का, तो इसके लिए हमको पता है कि 99वां संविधान संशोधन, जिसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया, तो इसके लिए कौन सा है? 4th, तो सी के अंदर 4। ठीक है। रिस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इसके लिए कौन सा है? 91st। ठीक है।
तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन है डायरेक्ट। ठीक है, हो सकता है इस बार जो अभी लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये आपको पूछ लिया जाए। तो आपका होमवर्क है कि अभी जो 100 के बाद जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 105 तक, वो आपको पता होना चाहिए, चेक करना घर पे जाके। नेक्स्ट, संवैधानिक प्रावधान और उसके स्रोत, मतलब सोर्स। संवैधानिक प्रावधान उनको कहां से लिया गया है, सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये कहां से लिया गया है, यूएस बिल ऑफ राइट्स। तो पहले के अंदर 4, ठीक है। दूसरे के अंदर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये कहां से ली गई है, आयरलैंड से। तो इसके अंदर 3। कैबिनेट गवर्नमेंट है ब्रिटेन से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। यूनियन स्टेट रिलेशंस, ये कहां से, कनाडा से, तो इसके अंदर सेकंड। तो 4 3 1 2, 4 4 3 और 1 2, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो इससे क्या है कि आपको संवैधानिक जो प्रावधान है उन सबको पढ़ना है और साथ में ही उनके सोर्स कहां से है, कि कौन सी चीज कहां से ली गई है, तो ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य, कथन दे रखा है और उसका कारण है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, आपको ध्यान में हो तो। कथन, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना है तथा राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। तो ये सही है। इंडिया की जो फेडरल सिस्टम है, इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है उसका उद्देश्य क्या है, बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना। तो कथन सही है हमारा। अब कारण देखते हैं। विविधताओं के समंजन में एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो ये भी सही है, कारण भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है कि विविधताओं में समंजन एक है, वो सशक्त भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है, ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों आपस में सत्य हैं और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगेन सूची सम्मिलित करना है। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, ये सबको ही पता है। क्रिप्स प्रस्ताव है ये 1942, अगस्त प्रस्ताव 1942 के अंदर हुआ और वेवल्स 1945। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 1 4 2 3, 1 4 2 3। तो सही आंसर क्या है, 1। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 2018 में पूछा हुआ है, 16 के अंदर पूछा हुआ है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के बनने की प्रक्रिया के अंदर जो जो एक्ट है ना, उन सबको आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, स्टेट का फॉर्मेशन पढ़ते हैं अपन, स्टेट्स के फॉर्मेशन। ठीक है, स्टेट्स के फॉर्मेशन के अंदर अपन पढ़ते हैं कि कौन सा स्टेट कब बना था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मिजोरम को राज्य का दर्जा, मतलब मिजोरम वो पहले क्या था, एक यूनियन टेरिटरी था। ठीक है, और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी थी जो स्टेट बनने से पहले यूनियन टेरिटरी थी, वो कौन सी थी, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम हो ही गया, मणिपुर और साथ में त्रिपुरा। हो सकता है इस बार मणिपुर का पूछ ले, क्योंकि मणिपुर है वो पिछले काफी टाइम से न्यूज के अंदर रहा है, जो चर्चा चल रही है वहां पे। कुकी ट्राइब्स हैं, मैती ट्राइब्स हैं। हो सकता है सिंपल क्वेश्चन ये पूछ ले कि कुकी ट्राइब है, मैती ट्राइब है, वो भारत में कहां पे पाई जाती है, कौन से रीजन में पाई जाती है। तो ऐसे करंट अफेयर को आपको लिंक करके पढ़ना है। जैसे मिजोरम का ही पूछा हुआ है, तो इस बार मणिपुर का ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है अपना, 53वें संविधान संशोधन से। ठीक है, 53वां संविधान संशोधन 1986 के अंदर, और मिजोरम वो स्टेट बन गया था। अब मणिपुर और त्रिपुरा है, क्योंकि मणिपुर है वो न्यूज में है, तो मणिपुर और त्रिपुरा है वो यूनियन टेरिटरी थी पहले, और 1972 के अंदर स्टेट है वो बन गए थे। ठीक है,